हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। बच्चे मैं आपके लाइव क्विज 2025 का क्विज नंबर 6 का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले आपका जो सबसे पहला सवाल है वो क्या दे रखा है? वो दे रखा है कि आपको यहाँ पे 4 करंट कैरिंग वायर है और उसको एक एम्पीरियल लूप से पास करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल। ध्यान देना, क्या पूछा आपसे? द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल ट्रेवर्स्ड इन द डायरेक्शन शोन बाय एरो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेगा। यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कई बार होता क्या है कि वो मान लेते हैं कि मान लो कि सर हमने अगर इस डायरेक्शन को प्लस मान लिया तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा ये तो माइनस होना चाहिए। ये हमेशा हम नहीं मानते। हम क्या करते हैं, हम लूप के हिसाब से या फिर यूं कह दें कि लूप में जिस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है उसके हिसाब से हम इसके डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको देखा जाए। सिंपल सी बात है, आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैंने बोला कि यहाँ पे जो पहला लूप है आपको दिख रहा है ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्लॉकवाइज में जा रहा है। किस में जा रहा है? क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्लॉकवाइज के हिसाब से आपको ये I2 पॉजिटिव दिखेगा, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। सिमिलरली अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा है बेटा ये कुछ ऐसा एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। एंटी क्लॉकवाइज दिखने का मतलब आपको इसमें ये कुल मिलाकर के देखे तो इसमें I3 पॉजिटिव दिख रहा है। ये जो I3 है, I3 इसमें पॉजिटिव दिखेगा और एक बार इसको ठीक से कर लिया जाए। हाँ, तो ये I3 इसमें पॉजिटिव दिखेगा और ये I4 नेगेटिव दिखेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें पता है एम्पियर्स लॉ के हिसाब से वो क्या कहता है? कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। यही तो कहता है। तो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई नेट, हमारा पॉजिटिव करंट कौन कौन सा है? I2 एंड I3। I2 एंड I3 ये दोनों पॉजिटिव करंट है और नेगेटिव करंट कौन कौन सा है? I1 एंड I4। तो ये सीधा सीधा हो गया आपका B डॉट dl का जो एक्सप्रेशन है किसके इक्वल है? वो है आपके म्यू नॉट I2 I3 माइनस I1 माइनस I4। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चला जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? दूसरा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग अपॉन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे दे रखा है एक छोटा सा 2 सेमी सर्कुलर सेक्शन है, उसको यहाँ पे कंबाइन करा है। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला बेटा? यहाँ पे बोला है कि ये 2 आपको सेमी सर्कुलर सेक्शन दिया है, ओके, और यहाँ पे 2 छोटे छोटे लीनियर सेक्शन भी दिया है। ठीक है, इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ऐसा ऐसा करंट जा रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको इस लूप के ऊपर टॉर्क पूछा है। ठीक है, मजे की बात ये है बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि सर टॉर्क ये लूप तो ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। या हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे किससे मतलब है? याद कीजिए टॉर्क का एक्सप्रेशन। टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या होता था? टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस बी। m क्रॉस बी, ये m क्या है? m था आपका मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस लूप का अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट देखें बच्चे, तो इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? लाइक दिस। अगर आप ये राइट हैंड को कर्ल करें तो दिख रहा है कि इनटू द प्लेन जा रहा है। इसका मतलब है कि जो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वो किधर है? वो है आपका इनटू द प्लेन। किधर है? इनटू द प्लेन। एंड आप देखो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली किस प्लेन में है? मैग्नेटिक फील्ड आपके एक्स वाई प्लेन। अगर आप एक्स वाई जेड को देखोगे, मान लो मैंने एक्स वाई जेड प्लेन यहाँ पे बना दिया, तो आपको ये दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड तो माइनस जेड में है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट आपका माइनस जेड में है एंड आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स वाई प्लेन में है। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि m एंड b के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। m एंड b के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री है, सीधा सीधा। यानी कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉर्क है बेटा वो क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट पहले क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA। N क्या है? नंबर ऑफ लूप्स, I इज द करंट एंड A इज द एरिया। तो यहाँ पे तो लूप एक ही है, तो करंट इंटू एरिया और फिर आप देखोगे B इंटू साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो I ही दे रखा है और I ही दे रखा है एंड एरिया क्या हो जाएगा बेटा? एरिया हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे 2 सेमी सर्कल है, तो एक सेमी सर्कल तो ये है और एक छोटा वाला ये है,
तो जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसका एरिया कितना होगा, उसका एरिया हो जाएगा आपका पाई 2r का होल स्क्वायर डिवाइड अपॉन 2 और छोटे वाले का पाई r स्क्वायर डिवाइड अपॉन 2, ठीक है, इंटू b इंटू 1, दिस इज, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको अगले पेज पे थोड़ा सा देखा जाए। चलो, तो हमने अभी लिखा था टॉर्क का मैग्नीट्यूड लिखा था, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या आ जाता बेटा, आ रहा था ये, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर और इसे आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 आई इंटू बी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा जाए तो क्या मिल जाएगा, ये 2 2 जा 4 और 5 यानी कि 5 पाई आर स्क्वायर इंटू आई इंटू बी अपॉन 2, दिस इज द टॉर्क ऑन द लूप। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, 5/2 पाई आर स्क्वायर आई बी, दिस इज, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ वायर करंट कैरिंग, ठीक है, एक वायर है जिसमें करंट कैरिंग है बेटा, ये करंट इसमें P से Q जा रहा है, ये बोल रखा है कि ये वायर है, इसमें करंट कहां से कहां जा रहा है, P से Q जा रहा है, ठीक है। इसको सेमी सर्कल नहीं, क्वार्टर सर्कल के फॉर्म में इसको यहाँ पे बेंड किया गया है। नाउ अब बोला गया है कि इस वायर को एक्चुअली एक स्मूथ टेबल पे रखा गया है। अब आप समझो, अगर आप इस वायर को नॉर्मली रखते तो ये पड़ा रहता, इसमें करंट भी जाता तब भी पड़ा था, बट आपने क्या किया, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। आपको पता है कि एक करंट कैरिंग वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें फोर्स लगना स्टार्ट होता है, और वो फोर्स कितना होता है, अगर वो फोर्स आपको याद हो कि F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस ऑफ बी। अब ये जो L है, L क्या होता था बेटा, L होता था हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में मिलाने वाला, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट को बीच में मिलाने वाला लाइन, ठीक है, यही होता था L। अब आप अगर ध्यान से देखो, ये अगर R है और ये भी R है तो ये कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ R, यानी कि हमें L तो पता चल गया। L हम लेते किसके अलॉन्ग है, करंट के अलॉन्ग ही लेते हैं, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अब आप इस चीज को ध्यान से देखें कि यहाँ पे B और L में एंगल कितना है, अगेन 90 डिग्री। तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें क्या दिख रहा है कि इस वायर पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर वायर पे देखो तो इफेक्टिवली कुछ इस लाइन के परपेंडिकुलर, आप देखो I इंटू एल क्रॉस बी, एल इधर है, बी इंटू द प्लेन, तो I इंटू एल क्रॉस बी क्या इसके परपेंडिकुलर लगेगा, इधर ऐसे लगेगा फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स लगने वाला है एफ बी, ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अब इस मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, यहाँ पे बैलेंस कर रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग, ध्यान से देखना, यहाँ पे इस मैग्नेटिक फोर्स को यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे फोर्स लगा करके बैलेंस कर रहा है। अगर आप देखो ध्यान से तो एक फोर्स उधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा, टी एंड टी। अब दोनों में मैंने टी एंड टी क्यों लिखा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्ट्रिंग है और पूरा का पूरा ये आप देख रहे हो कि आइडेंटिकल पूरा ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे भी टी होगा और यहाँ पे भी टी होगा। अब अगर इन दोनों टी को देखो तो इन दोनों टी का रिजल्टेंट इसके अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये टी और टी दोनों 90 डिग्री पे है, तो ये आ जाएगा आपका √2 टाइम्स ऑफ टी। तो √2 टाइम्स ऑफ टी मस्ट बी इक्वल टू एफ बी, ठीक है ना, तभी जाकर के ये वायर रेस्ट पे रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा बेटा आपका आई एल बी, एल इज द √2, ठीक है, यानी कि आई एल बी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ टी। हेयर आई को आई रहने देते हैं, एल इज √2 r एंड b एंड इट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ t। सो टेंशन इज t इज इक्वल टू i इंटू r इंटू b, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो बच्चे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको साफ साफ दिख नहीं रहा होगा, मुझे दिख रहा है, ये है IBR। आपको कोई नहीं, इसमें जो भी ऑप्शन है एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आपने अगर दिया है तो क्विज दिया है तो आपने देखा होगा इसमें जो भी होंगे ऑप्शंस ILB IRB के हिसाब से आपका ये है आंसर है, ठीक है। जो भी ऑप्शन इसके हिसाब से करेक्ट होगा आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या है, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। क्या बोला है यहाँ पे, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जा रहा है और दोनों एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो फिर सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करेगा, रिवॉल्व करना स्टार्ट करेगा। तो बोला यहाँ पे उसका सर्कुलर पाथ
चालू हो गया। तो एक्चुअली में उसका रेडियस का रेशियो क्या होगा, थोड़ा सा समझते हैं। आप याद कीजिए कि अगर किसी चार्ज को, अगर किसी पोटेंशियल v से आप एक्सेलरेट करते हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ v। ये जो मैंने कैपिटल V लिखा है इसको आप पोटेंशियल कहें और ये स्मॉल v को वेलोसिटी बोले। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या आ जाता है बच्चे, v इज इक्वल टू आपका आ जाता है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ q पोटेंशियल वाला v अपॉन m, इफ आई एम राइट। तो ये आ रहा है, ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी, ठीक है, ये वेलोसिटी आ रहा है। अब हमें याद है कि रेडियस ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, वो होता था mv अपॉन qb। अगर मुझे सही याद आ रहा है तो वो होता था mv अपॉन qb। एक बार चेक कर लेते हैं कैसे निकालते थे हम, सीधा सीधा निकालते थे qvb साइन थीटा इज इक्वल टू mv² अपॉन r। तो यहां से आ जाता है v से v कट गया तो आपका r आ गया mv अपॉन qb। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ऐसे करके आप भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने साइन थीटा क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मान ले रहा हूं कि एक्चुअली में वो परपेंडिकुलरली वहां पे इंटर कर रहा है। नहीं भी माने तो भी बात बराबर है, यहाँ पे आप साइन थीटा चाहे तो लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, अब एक चार्ज पार्टिकल आपका प्रोटॉन है और दूसरा क्या है, अल्फा पार्टिकल है। दूसरा क्या है, अल्फा पार्टिकल, ओके। v आपने अभी भी निकाला था, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो आपका रेडियस का एक्सप्रेशन आया उसको हम पोटेंशियल के टर्म में थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा मास अपॉन b को बाहर करते हैं और q को रहने देते हैं। यहाँ पे v क्या था, v था हमारा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ q v अपॉन m डिवाइड अपॉन qb q, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करा जाए तो रेडियस का जो एक्सप्रेशन आता है बच्चे वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है m से m थोड़ा गायब हो जाएगा, q से q गायब हो जाना है, तो बचेगा क्या हमारा, बचेगा 1 अपॉन b या b² लिख दें अंदर, आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा q से q कट जाएगा और ये m से m, तो m नहीं ट्वाइस ऑफ m v ट्वाइस ऑफ m v अपॉन qb², ऐसा आ जाएगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का मतलब आर पी अपॉन आर अल्फा, आर पी अपॉन आर अल्फा, ठीक है, आर पी अपॉन आर अल्फा। चलिए देखा जाए, तो आर पी अपॉन आर अल्फा निकालना है। हमारा जो एक्सप्रेशन था वो क्या था बेटा, वो था 2mv रूट 2mv अपॉन qb², रूट 2mv अपॉन qb²। तो यहाँ पे 2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू पोटेंशियल तो सबका सेम ही है, अगर मैं सही बोल रहा हूँ पोटेंशियल था, यस पोटेंशियल था 2mv अपॉन q ऑफ प्रोटॉन इनटू और क्या था b², तो b तो दोनों में सेम ही रहेगा b² डिवाइड अपॉन 2m अल्फा इंटू v अपॉन q अल्फा b²। इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करके देखो क्या मिल जाता है, इसको सिंप्लीफाई करके मिल जाएगा आपको 2 कट जाएगा, v कट जाएगा, b² कट जाएगा, तो मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ q अल्फा mp डिवाइड अपॉन qp इंटू m अल्फा, ऐसा कुछ मिलने वाला है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर मैं प्रोटॉन का चार्ज मान लो q मान लेता हूं तो अल्फा का चार्ज हो जाएगा 2q, यानी कि 2q इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 4m डिवाइड अपॉन qp, q हो गया और ये हो गया आपका 2m। तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है आपका, अगर सब कुछ सही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, qp एंड ये है q अल्फा, तो 2q हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ठीक कर ले बेटा। तो ये है आपका, हाँ मास ऑफ प्रोटॉन था, तो यानी कि 2q इंटू m और ये हो गया आपका q प्रोटॉन q इंटू 4m। तो आपको ये मिल रहा है 1 अपॉन रूट 2, क्या मिल रहा है 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट 2 कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, ओके। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बोला है, ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, इसको थोड़ा ढंग से देखें। क्या बोला है, द गैल्वेनोमीटर हैज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। 10 डिवीजन मतलब
10 डिवीजन जब वो मूव करता है, डिफ्लेक्ट करता है, तो वो 1 मिली एम्पियर को रीड करता है। और टोटल कितने डिवीजन हैं? 100 डिवीजन हैं। टोटल कितने हैं? 100 डिवीजन। इसका मतलब है कि उसका जो लिमिट होगा, या कह दीजिए कि फुल डिफ्लेक्शन जो उसका कैपेसिटी है वो कितना है? 100 डिवीजन अपॉन 10, ठीक है, यानी कि 10 मिली एम्पियर इज द आईजी, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन आएगा, है ना। जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है बेटा? 10 मिली एम्पियर। ओके, अब यहां पे बोला है कि जो उसका वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो 2 मिली वोल्ट पर डिवीजन है, यानी कि जो उसका फुल स्केल वोल्टेज डिफ्लेक्शन है, मतलब कह सकते हैं Vg इज एक्चुअली 100 अपॉन 2 मिली वोल्ट। 100 अपॉन 2 मिली वोल्ट, इट मीन्स 50 मिली वोल्ट। दिस इज द वोल्टेज, फुल स्केल वोल्टेज डिफ्लेक्शन। ये दोनों चीज आ गया। अब ये दोनों चीज मुझे पास आ गया, तो इसका मतलब यहां से क्या निकल के आएगा? यहां से निकल के आएगा उस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, कैपिटल जी। कैपिटल जी इज इक्वल टू व्हाट? वी जी अपॉन आई जी। तो यहां से आ गया आपका 50 अपॉन 10। इसका मतलब कि आपका जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 5 ओम आ रहा है। चलिए, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो हमने निकाल लिया। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि हमें कितना रेजिस्टेंस ऐड करना है टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 100 वोल्ट। 100 वोल्ट के वोल्टमीटर को बनाने के लिए मुझे इसमें कितना रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, कि मैंने माना कि मान लो RH रेजिस्टेंस आप इसमें ऐड करोगे, किसमें? G में, G प्लस RH, G प्लस RH ऐड किया आपने, और इसको अगर आप IG से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाना चाहिए? ये बन जाना चाहिए 100 वोल्ट। ठीक है, ये क्या बन जाना चाहिए? 100 वोल्ट। पहले यही था आपका 50 मिली वोल्ट, अब ये 100 वोल्ट बन जाना चाहिए, तो बन गया। जी हमें पहले से पता है, हमें IG भी पता है, जी कितना है? 5, और RH हमें निकालना है। और यहाँ पे IG क्या है? IG है आपका, हमने अभी भी निकाला था IG इज 10 मिली एम्पियर, IG इज 10 मिली एम्पियर। तो 10 मिली एम्पियर को सीधा सीधा लिखा जाए 10 पे पावर माइनस 2 एम्पियर, एंड इट इज 100 वोल्ट। सो यू विल गेट 5 प्लस RH इज इक्वल टू 10,000। तो आपको RH कितना मिल जाएगा बच्चे? RH इज इक्वल टू 9995 ओम। दिस इज द resistance which is required to add to convert it into voltmeter. So your answer is option number C, 9995 ohm। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्या है? 6, current I node being carried by an infinite wire passing through origin along the direction this, ये डायरेक्शन में करंट जा रहा है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर। अब इसमें पता है प्रॉब्लम इसमें होता है मोस्टली बच्चों को ये कि ये वायर और इस पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। अगर आपको याद हो 11th में आपने डायरेक्शन कोसाइन के नाम से कुछ चीज पढ़ा होगा, तो अगर आपको याद हो कि कोई भी वेक्टर किसी पर्टिकुलर एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो हम कैसे निकालते थे? हम निकालते थे, सिंपल सी बात है कि जो उसका, मान लो एक्स एक्सिस से मुझे निकालना है, मान लो मैंने माना कि एक्स एक्सिस से ये अल्फा एंगल बना रहा है। अल्फा मैंने क्या माना? एंगल। मान लो इसको ऐसे डायग्राम में भी समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपका ये, एक मिनट, मान लो ये आपका करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, जिससे ये अल्फा एंगल बना रहा है। जिससे क्या एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। तो एंगल अल्फा अगर ये बना रहा है बेटा, तो ये एंगल अल्फा होता है, यानी कि कॉस अल्फा, जिसको हमने कोसाइन रूल पढ़ा था, ठीक है, या डायरेक्शन कोसाइन बोल दो। कॉस अल्फा जो होता है, कॉस अल्फा क्या हो जाता है? यहाँ पे ये वेक्टर दे रखा है इसके अलोंग है, तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट कितना है? 1 डिवाइड अपॉन इसका पूरा मैग्नीट्यूड, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये आ जाएगा 1 अपॉन √3। ठीक है, यानी कि ये जो अल्फा है, यानी कि यहाँ से अल्फा मिल गया कॉस इनवर्स 1/3। अब ये वायर है, ध्यान से समझना, मुझे ये वाला पॉइंट मान लो आपका दिया हुआ है कि 1,0,0, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से समझो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और ये वाला डिस्टेंस, ये तो ओरिजिन है 0,0,0, तो ये डिस्टेंस आपको पता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है। अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूं पेन का, तो ये डिस्टेंस आपको पता है, ये वाला यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है, ये कितना है? 1 मीटर। ये कितना है? 1 मीटर। ये 1 मीटर है, और ये अल्फा आपको पता है। आपको ये चाहिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको आपने डी बोला है।
तो डी क्या हो जाएगा, डी हम डी निकाल सकते हैं, यानी कि साइन अल्फा अगर लिखा जाए, साइन अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से अगर देखें तो साइन अल्फा इज इक्वल टू डी, सीधा सीधा डी अपॉन 1, डी अपॉन 1। अब साइन अल्फा यहां से निकाल सकते हैं हम, तो साइन अल्फा यहां से क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा आपका √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3 एंड दिस इज डी। तो आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, √2 अपॉन √3। अब जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया मेरा तो काम बन गया। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है बेटा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ठीक है, तो R भी हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R इज हाउ मच, √2 बाई √3, ऐसा कुछ। सो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे और कुछ, सब कुछ ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका √3 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट I अपॉन 2√2 पाई, 2√2 पाई। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके हिसाब से, इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज व्हाट, हाँ, a current carrying wire of length L is bent into form of two loops A and B by one by one. First loop A has, जो फर्स्ट लूप है आपका उसके पास एक ही टर्न है। जब पहला लूप आप बनाते हैं, मान लो यहाँ पे बोला है कि L लेंथ का आपने वायर लिया है, इसको मोड़ करके आप क्या बनाते हो, कंडक्टिंग लूप बनाते हो। ठीक है, तो पहली बार में आप सिंगल टर्न का एक लूप बनाते हो, दूसरी बार में आप 4 टर्न का, 4 टर्न्स का आप एक लूप बनाते हो। पूछा है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप्स ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, मान लो ये लूप है पहला वाला और दूसरा लूप है आपका ये, जिसमें 4, ये कॉइल है दूसरा वाला, इसमें 4 लूप्स हैं। ठीक है, अब आप खुद समझो कि अगर ये लेंथ L था तो L इज इक्वल टू, मान लो इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2, तो आपको पता है कि हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई R1 इज इक्वल टू L एंड यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ 2 पाई R2 इज इक्वल टू L। तो सीधा सीधा मुझे पता चल रहा है कि जो रेडियस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं R1 इज इक्वल टू L अपॉन 2 पाई एंड यहाँ पे जो R2 है वो कितना आ जाएगा बेटा, L अपॉन 8 पाई, दिस इज रेडियस। अब हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल A है उसके सेंटर पे कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट I, लेट्स इरेज इट, म्यू नॉट I अपॉन 2R1 एंड B कितना हो जाएगा आपका, म्यू नॉट I अपॉन 2R2, लेकिन इसमें टर्न किसने है, 4 टर्न्स है, तो ये 4 से आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। आपको I दोनों में सेम दे रखा है, तो यहाँ पे सीधा सीधा म्यू नॉट I अपॉन R1 कितना है, L अपॉन 2 पाई, L अपॉन 2 पाई, तो आप यहाँ से 2 खत्म कर देंगे तो पाई, आपको पाई ऊपर चला जाएगा, म्यू नॉट पाई अपॉन 2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा तो आपका ये बन जाएगा L। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है आपका म्यू नॉट I पाई अपॉन, अब ये 4 भी दिख रहा है यहाँ पे 4, तो थोड़ा सा हम अगले पेज में हमें चलना पड़ेगा, जगह कम पड़ गया। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, मैं दोनों को अगले पेज पे लेके चलता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे B1 कितना हो जाएगा, यानी कि BA कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट I अपॉन 2R1 और लूप इसमें एक ही है तो एज इट इज रह जाएगा वो म्यू नॉट I अपॉन 2R2 इंटू 4। ठीक है, तो यहाँ से इसको एक बार फिर से देख लिया जाए, म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू R कितना था, L अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे आपको दिख रहा है म्यू नॉट I अपॉन 2 इंटू R कितना था, L अपॉन 8 पाई इंटू 4। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 2 से 2 कट गया, तो म्यू नॉट I अपॉन, यहाँ पे पाई भी लगा दीजिए, अपॉन L एंड इट इज ये 4 यानी कि 16 पाई म्यू नॉट I अपॉन
L। अब दोनों का आप रेशियो निकाल दीजिए। आपसे पूछा है किसका रेशियो? आपसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए एंड बी, सेंटर ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी के सेंटर पे जो आपका रेशियो आ जाएगा बेटा 1:16। कितना आ जाएगा? 1:16। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोला है कि लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है वेंट एज शोन इन द फिगर, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ओरिजिन। यहाँ पे आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ये लेंथ आपको दे रखा है कितना है? L, और ये लेंथ भी दे रखा है आपको, ये भी L दे रखा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ये लेंथ दोनों L दे रखा है तो इसका मतलब है, और ये एंगल 90 है, इसका मतलब है ये एंगल 90 और तो इक्वली ये पड़ेगा, तो ये इक्वली तो 45 हो जाएगा, तो ये भी एंगल 45 हो जाएगा। ठीक है, ये भी एंगल 45 और ये लेंथ ये भी हो जाएगा आपका L। अब हमें यहाँ पे जो दिख रहा है बेटा, वो दिख रहा है एक्चुअली में 4 छोटे छोटे वायर्स दिख रहे हैं। 4 नहीं, छोटे छोटे तो नहीं, ये 2 जो है, ये 2 सेमी इनफाइनाइट वायर है और ये 2 फाइनाइट लेंथ के वायर दिख रहे हैं। मतलब स्टोरी कुछ ऐसा है, आप अगर ध्यान से देखें तो वायर ऐसे आ रहा है, ऐसे गया और ये ऐसे चला गया। ठीक है, इसको मैं और करेक्ट कर दूं, ये वायर यूं चला गया। ठीक है, अब यहां से ये ऐसे आ रहा था इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, बट मजे की बात ये है कि ये जो दोनों सेगमेंट, ये और ये दोनों इस पॉइंट से पास होता दिख रहा है, यानी कि इसके और इसके वजह से कोई भी फील्ड इस सेंटर पे, इस पॉइंट पे नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस सेगमेंट की वजह से होगा और इस सेगमेंट की वजह से होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ये वाला ये एंगल 45 ये एंगल भी 45 हो गया और ये एंगल भी 45 हो गया। ठीक है, तो इसको निकालो और इसके वजह से फील्ड आ रहा है इनटू द प्लेन और इसके वजह से भी फील्ड आ जाएगा इनटू द प्लेन, यानी कि दोनों के वजह से फील्ड यहाँ पे इनटू द प्लेन आ रहा है, तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जो फील्ड होगा बेटा वो दोनों के वजह से आपके एक्चुअली में इनटू द प्लेन जा रहा है, यानी कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इस, एक मिनट, हमें चाहिए होगा इस पॉइंट से इस वायर के ऊपर जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो चाहिए, वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसके लिए कैलकुलेशन करा जाए। चलो देखते हैं, मैं वापस ड्रॉ कर लेता हूँ कि हमारे मेन काम का तो ये है और ये है, तो हमें ये लेंथ निकालना है। ठीक है, ये लेंथ हमें निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी L है, ये भी L है, ये एंगल 45 है, तो ये हम निकाल सकते हैं। L है तो ये हो जाएगा आपका L sin 45। ठीक है, अगर मैं इसको D बोल देता हूँ, इस लेंथ को मान लो मैं D बोल देता हूँ, ये जो लेंथ है बेटा इसको D बोल देता हूँ, तो D कितना हो जाएगा? D हो जाएगा आपका L sin 45 डिग्री, यानी कि L/√2, L/√2। अब ये लेंथ आ चुका है, दोनों के वजह से फील्ड निकालिए और ऐड कर दीजिए, तो फील्ड क्या हो जाएगा? म्यू नॉट, अच्छा फील्ड का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए फाइनाइट लेंथ वाला, म्यू नॉट I/4πr इंटू कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा। मे भी आपने दूसरे फॉर्म में भी याद किया होगा फॉर्मूले, बट जनरली ऐसे लिखा जाता है। अब मैं थोड़ा आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये फॉर्मूला कैसे आया था। ये आया था कुछ यूँ कि ये एंगल अल्फा मान लो तो ये एंगल बीटा मान लो, तब जाया था, ये एक्सप्रेशन आया था। ठीक है, और हमें दिख रहा है कि दोनों ही एंगल यहाँ पे 45 बन रहे हैं, यहाँ भी सारे एंगल 45 बन रहे हैं। ठीक है, तो ये काम आसानी से हो जाएगा। तो आप जो बी नेट निकालेंगे बेटा, बी नेट क्या हो जाएगा? बी नेट हो जाएगा दोनों के वजह से ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट I/4πr, यानी कि d cos 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा जाए, सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाता है? 2 इंटू म्यू नॉट I/4π d इज L/√2, और यहाँ पे जो आपको देखेंगे 1/√2 प्लस 1/√2। तो इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिल जाता है? 2 म्यू नॉट I/2√2L इंटू 2/√2। तो इसको सिंप्लीफाई करें क्या मिल जाएगा हमें? 2 से 2 गायब हो गया और ये भी कट जाता है, तो बचता क्या है? म्यू नॉट I/L, सॉरी पाई छूट गया, यहाँ पे पाई भी लिख लिया जाए, पाई L। सो योर आंसर इज म्यू नॉट I/πL। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा दिस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है बेटा। तो क्या दे रखा था यहाँ पे? हमें दे रखा था कि वायर ए बी है और वो कुछ इस तरीके से प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखो कि इस वायर का
बेसिकली एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस एंगल कितना बन रहा होगा, ये एंगल बन रहा है, थोड़ा सा मैं डायग्राम को और ठीक से बना लूँ तो ये एंगल कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। ये एंगल आपका दिख रहा है 53 डिग्री और ये एंगल दिख रहा है आपका 37 डिग्री, ठीक है। और ये है आपका ओरिजिन, यानी कि आपको चाहिए ये डिस्टेंस चाहिए, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। इसको हमने डी बोल दिया है, क्या बोल दिया है, डी बोल दिया है। अब इस डी को निकाला जाए, डी क्या आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा डी इज इक्वल टू, अब ये है 4 मीटर और ये है 3 मीटर, तो डी क्या हो जाएगा, डी इज एक्चुअली 4 sin 37 डिग्री, सो वी विल गेट 4 इंटू 3/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 12/5 मीटर, ये आपका आ गया डी, ठीक है। 12/5 मीटर ये आ गया आपका डी, इसको थोड़ा ठीक से लिख लें क्योंकि पिछली बार 12/5 मीटर। अब डी आ गया, अब तो काम आसान है क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला है v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा, ठीक है। सो वी विल गेट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इज 12/5, 12/5 ही है, एक बार देख लें, हाँ 12/5 है, इंटू कॉस ऑफ 53 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 37 डिग्री, तो यहाँ से क्या आ जाता है, ये इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा ये 5 म्यू नॉट आई अपॉन 5 म्यू नॉट आई अपॉन 48 पाई इंटू 3/5 प्लस 4/5, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो भी आएगा क्या आ जाएगा, ये 5 तो कट जाना है, ये आ गया 7, तो आपका आ जाएगा ये 7 म्यू नॉट आई अपॉन 48 पाई, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लगभग कितना हो जाएगा ये 0.1 कुछ ऐसा आना है, यानी कि आंसर क्या हो जाना है बेटा, ये हो जाना 0.15 म्यू नॉट आई नॉट पाई, कुछ ऐसा आ जाना है, दिस इज 0.15 म्यू नॉट आई अपॉन पाई, दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला और आखिरी क्वेश्चन क्या है बेटा, आखिरी क्वेश्चन है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डॉटेड अरेंजमेंट्स, जो ये दिया हुआ है आपको डॉटेड अरेंजमेंट्स, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 2 सेमी इनफाइनाइट सेगमेंट है, यहाँ से ये वाला सेगमेंट और यहाँ से ये वाला सेगमेंट, ठीक है। एक्चुअली 4 है, ये और ये 4 सेमी इनफाइनाइट सेगमेंट है। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो जो आपका ये वाला सेगमेंट दिख रहा है, ये वाला सेगमेंट, इसके और इसके वजह से तो फील्ड 0 हो गया। एंड आप ध्यान से देखो कि जो यहाँ से यहाँ तक वाला, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने वाला जो सेगमेंट है, ये और ये, इन दोनों के वजह से फील्ड तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि फील्ड सिर्फ और सिर्फ बचेगा इसके वजह से और इसके वजह से, ठीक है। यानी कि जो नेट फील्ड होगा बेटा वो सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ, मान लो मैंने इसको इस कलर से दिखाया, तो ये मान लो सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है। तो आपका जो फील्ड होने वाला है वो फील्ड सिर्फ और सिर्फ आपके इस वजह से होंगे, ठीक है। फील्ड आपका सिर्फ और सिर्फ इसके वजह से होगा और इसके वजह से होगा, बाकी तो सब कट जाना, ठीक है। क्योंकि आप देखो इस वाले सेगमेंट के वजह से करोगे तो इधर आ रहा है, और इस वाले सेगमेंट की वजह से करोगे जो ये वाला सेगमेंट था यहाँ से यहाँ तक, ये जो क्वार्टर था, तो इसके वजह से और इसके वजह से तो कैंसिल्ड आउट हो जाना है, ठीक है। तो ये मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो सिर्फ और सिर्फ ये बच जाता है, तो सिर्फ ये बच जाता है, ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों सेगमेंट मिला करके कहानी कुछ ऐसा है कि दोनों की वजह से जो करंट का डायरेक्शन था वो सेम है। देखो इससे भी बाहर आ रहा है और इससे करोगे तो इससे भी बाहर आ जाएगा, यानी कि दोनों की वजह से फील्ड बाहर ही आएगा। तो बी नेट, इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, तो बी नेट जो होना है वो क्या हो जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2, वेक्टर फॉर्म में लिख दें।
तो वेक्टर फॉर्म में लिखते ही दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो यहाँ पे क्या दिख जाएगा आपको, दिखेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर. So it will be mu naught I upon 2 pi r. ठीक है, सो आंसर विल बी mu naught I upon 2 pi r, ऑप्शन नंबर सी. सो ये था आपका क्विज नंबर 6. ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ईमानदारी से क्विज को अटेम्प्ट कर रहे होंगे और शिद्दत से ईमानदारी से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा. फ़ायदा कहाँ पे मिलेगा, आप जो एग्ज़ाम में जो कभी कभी होता है कि टाइम कम होने पे घबरा जाते हो और लगता है मान लो आखिरी के 5 मिनट बचे, अब दिमाग एकदम से स्लो हो गया, तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा. ठीक है, इसलिए आपको इसको अटेम्प्ट करते रहिए और कहीं पे भी दिक्कत आता है तो आप वीडियो देख करके उसको सॉर्ट आउट कीजिए. ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्विज में.